आज हमने रूल सेट बी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया, मेनली डिस्कस कर चुके हैं। चंद चीज़ें के बारे में आप लोगों को बताना था, फिर से रिव्यू करते हैं कि भाई हाँ, मैंने सामान बेचा, पेरेंट ने सब्सिडी को सामान बेचा कितने का, 100 रुपीज़ का, और उसकी कॉस्ट वैसे सामान की कितनी थी, 80 रुपीज़ थी। सही है। अच्छा, पेरेंट ने कितना मुनाफा कमाया, 20 रुपीज़। पेरेंट ने सब्सिडी को बेच कर 20 रुपीज़ का मुनाफा कमाया। देखिए, जब कोई इंडिविजुअल अकाउंट बनाया जाएगा, जब पेरेंट सिर्फ अपना अपना जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, तो उसके अंदर पेरेंट 20 रुपीज़ का प्रॉफिट लाजमी शो करेगी। जब पेरेंट अपना क्या बनाएगी, अपना इंडिविजुअल बुक्स ऑफ अकाउंट, सही है, जैसे मैंने आप लोगों के ऊपर लिखा हुआ है, जब पेरेंट अपना इंडिविजुअल बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगी तो उसके अंदर पेरेंट 20 रुपीज़ का प्रॉफिट लाजमी शो करेगी। लेकिन जो ये 20 रुपीज़ का प्रॉफिट है, ये हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर शो नहीं करेंगे। क्यों? हम इस वजह से शो नहीं करेंगे क्योंकि ये अनरियलाइज है। अनरियलाइज बोले तो अनरियलाइज विद इन द ग्रुप ट्रांजेक्शन हुई है, विद इन द ग्रुप ट्रांजेक्शन की वजह से प्रॉफिट अराइज हुआ है। अगर ये ट्रांजेक्शन फर्दर आउट, फर्दर थर्ड पार्टी के पास या फर्दर ट्रांसफर आउट आउट फ्रॉम द ग्रुप नहीं होती, तो तब तक ये जो प्रॉफिट है 20 रुपीज़ का, ये अनरियलाइज ही रहेगा। सही। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये एंट्री भी बता दी थी कि भाई अकाउंट पेबल अकाउंट रिसीवेबल होता है जो पेरेंट एंड सब्सिडरीज के दरमियान इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन की वजह से अराइज होता है, हम उसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। सही है, कंसोलिडेशन के पर्पजेस के लिए, ताकि एक ट्रू एंड फेयर व्यू हम दिखा सके अपने शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को। और तो और एक ऑर्गेनाइजेशन को, अगर ग्रुप क्या है, ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन है, पेरेंट सब्सिडरीज को जब हम इकट्ठा कर देते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन का वेतन कोई पेबल नहीं होता, कोई रिसीवेबल नहीं होता। आपका अपने अबू के पर, आपके अबू का आप पे कर्जा है। अब जब कोई थर्ड पार्टी बाहर देखेगा, सही हो, तो कहेगा यार कितने, मतलब इनके कोई आपस में किसी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, लेकिन आपके अबू का आपके ऊपर कर्जा है, आपका आपके अबू के ऊपर कर्जा है, या भाई बहन का आपस में, तो एक फैमिली, एक ग्रुप थर्ड पार्टी के लिए नॉर्मल है। सही है। तभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ग्रुप के अंदर जो भी पेबल होगा, जो भी रिसीवेबल होगा, हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं। हमने सिर्फ वही पेबल, हमने सिर्फ वही रिसीवेबल शो करना होता है जो कि थर्ड पार्टी आउट फ्रॉम द ग्रुप पीपल से बिलोंग करते हो। तभी हमने अकाउंट पेबल अकाउंट रिसीवेबल को एलिमिनेट कर दिया, और जो 20 रुपीज़ का जो प्रॉफिट हमने कमाया वो अनरियलाइज था, तो मैंने CRE को डेबिट कर दिया और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दिया। सर ये CRE क्या है? सर ये CRE क्या है? रिटेन अर्निंग तो आपको पता है ना कि रिटेन अर्निंग क्या होती है। हाँ, रिटेन अर्निंग का तो मेरे ख्याल से आप सबको आइडिया होगा। हाँ कि नहीं? रिटेन अर्निंग को कुछ लोग कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सही है, आप भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बोलने तक की बात है, कह दे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सही है। जब ऑर्गेनाइजेशन ए का रिटेन अर्निंग, सही है, एग्जांपल लेते हैं, बना देते हैं, मसला नहीं है। सपोज कर लीजिए क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन ए है, सही है, उसका रिटेन अर्निंग है, और ये ऑर्गेनाइजेशन बी है जो कि ए की क्या है, सब्सिडरी। मतलब ए कौन है, फिर हुआ ए हुआ फिर पेरेंट, और बी क्या हुआ, सब्सिडरी। सही है। तो ऑर्गेनाइजेशन बी की भी कुछ ना कुछ रिटेन अर्निंग होगी, ऑर्गेनाइजेशन बी ने भी कुछ ना कुछ कमाया होगा, लेकिन जितना ऑर्गेनाइजेशन बी कमाएगा उस पे शेयर होल्डिंग परसेंटेज वाइज जो हिस्सा है वो पेरेंट का होगा। सही है। तो जब मैं क्या कहते हैं, पेरेंट का रिटेन अर्निंग और सब्सिडी के रिटेन अर्निंग का कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट का कुछ पार्ट जब मैं ऐड अप कर दूंगा, मेरे पास CRE बन जाएगा। उस CRE को मैं कहूँगा कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग, यानी रिटेन अर्निंग्स थी, मैंने उनको कंसोलिडेटेड कर दिया। मजीद इसकी डिस्कशन आगे आ रही है, टेंशन ना ले। रिटेन अर्निंग जब क्रेडिट होता है बढ़ता है, और जब डेबिट होता है कम होता है, तभी मैंने यहाँ पे 20 को डेबिट कर दिया। जब रिटेन अर्निंग कम हो रहा है, सही है, तो उसको हम डेबिट करते हैं, और इन्वेंट्री को मैंने क्रेडिट कर दिया। ऐसा मैंने, सर रिटेन अर्निंग की बात तो समझ आ गई कि जो प्रॉफिट था 20 का वो अनरियलाइज था, और प्रॉफिट इन द एंड कहाँ पे जाता है, रिटेन अर्निंग के अंदर जाता है। तभी आपने रिटेन अर्निंग को डेबिट किया। फिर से बता देता हूँ, जो अब हम प्रॉफिट लिखते हैं, सही है, प्रॉफिट, ये सपोज कर लिए है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जब हम लिखते हैं कहाँ पे जाता है, ये जाता है रिटेन अर्निंग के अंदर। अच्छा, रिटेन अर्निंग के अंदर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को क्या कर देते हैं, ऐड अप कर देते हैं। अच्छा, फिर
यानी जो प्रॉफिट है वो रिटेन अर्निंग के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है, यानी रिटेन अर्निंग के अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट की अमाउंट इंक्लूड होगी, तो तभी मैंने उस में से जाके 20 माइनस कर दिया। जब मैं रिटेन अर्निंग को 20 से डेबिट कर दूंगा तो वो 20 की अमाउंट खत्म हो जाएगी। सर आपने इन्वेंट्री क्रेडिट क्यों किया 20? मैंने इस वजह से इन्वेंट्री को क्रेडिट किया क्योंकि जो 100 की इन्वेंट्री सब्सिडी के अकाउंट में शो हो रही थी, वो इन्वेंट्री पेरेंट के अकाउंट में थी 80 रुपीज़ की। 80 रुपीज़ की आप देख सकते हैं, ये 80 की इन्वेंट्री और सब्सिडी के अकाउंट में, सब्सिडी के इंडिविजुअल अकाउंट में 100, यानी पेरेंट के इंडिविजुअल अकाउंट में 80 की और सब्सिडी की इंडिविजुअल अकाउंट में 100 की डिफरेंस 20 से। ये 20 जो अनरियलाइज प्रॉफिट का पार्ट है, मैं इसको फिर इन्वेंट्री के कॉस्ट का पार्ट भी नहीं बनाऊंगा, सही, जब तक ये फर्दर ट्रांसफर आउट ना हो जाए, सही है। तो जो प्रॉफिट अब तक जो भी ट्रांजैक्शन है, अगर उससे कोई अनरियलाइज प्रॉफिट आ रहा है, आपने उसका इम्पैक्ट ख़त्म कर देना है। वो अगर किसी एसेट का पार्ट ऑफ कॉस्ट बन रहा है, आपने इसको हटा देना है। तो लिहाजा जब आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, वहाँ पे करंट एसेट पे आप जाएंगे, सही है। तो आप वहाँ पे करंट एसेट पे लिखेंगे, एक तो होगा स्टॉक आएगा, सही है। स्टॉक में आप जाएंगे, स्टॉक या इन्वेंट्री, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर आप जाएंगे करंट एसेट पे। करंट एसेट के अंदर हम पेरेंट का भी लिखेंगे स्टॉक, सब्सिडी का भी स्टॉक लिखेंगे। मैंने पेरेंट का भी स्टॉक लिख लिया, मैंने सब्सिडी का भी स्टॉक लिख लिया, टोटल स्टॉक उनको प्लस कर दिया, मेरे पास क्या आया, एक्स। सपोज कर लेते हैं एक्स आया। अब इस एक्स के अंदर ये 100 रुपीज़ वाली इन्वेंट्री भी मौजूद है, सही है, ये 100 रुपीज़ वाली इन्वेंट्री भी मौजूद है। लेकिन इस इन्वेंट्री की कॉस्ट पेरेंट के पास कितनी मौजूद थी सेल करने से पहले, 80, और जो कि जब पेरेंट ने सेल आउट कर दिया, अब ये सब्सिडी के पास है, कितनी की कॉस्ट पे, 100, और इस पे जो प्रॉफिट कमाया वो अनरियलाइज है। लिहाजा जब अनरियलाइज प्रॉफिट है तो अनरियलाइज प्रॉफिट कभी किसी एसेट का पार्ट भी नहीं बनता, तो हमने इसको यहां से भी -20 कर दिया, हम -20 लिख देंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इस हाथ में जो चीज़ थी वो इस हाथ में आ गई, चीज़ तो सेम ही थी, इस हाथ में स्टॉक था, इस हाथ से इस हाथ में आया, स्टॉक तो स्टॉक ही था, वही स्टॉक था। वाई द वैल्यू इज डिफरेंट, यू नीड टू हैव इट, क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म, सेम रखी जाए ना बाबा, सेम। तो तभी हमने यहाँ से 20 को माइनस कर दिया। जब मैं 20 को x से माइनस कर दूंगा तो इनडायरेक्टली मैंने 100 में से ही 20 को माइनस कर दिया, और मेरे पास पे कॉस्ट कितनी बची, 80। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, सही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर नेक्स्ट एडजस्टमेंट को भी डिस्कस करेंगे, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा।